वर्ग 10 के आज हम साइंस के कुछ प्रश्नों को समझेंगे। देखिए, इसमें प्रश्न साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनका हम जवाब लेंगे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसमें दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। आप लोग को याद करना होगा परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। आप लोगों को बताया गया कि कौन कौन सा नियम है। ठीक है, देखिए इसमें दूसरा सवाल दिया है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण किस ओर झुकेगी? बताना है आप लोगों को। अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी कि परिवर्तित हो जाएगी? तो देखिए, जब वायु और जल की तुलना किया जाए तो वायु एक विरल माध्यम बनता है और जल एक सघन माध्यम है। तो अपवर्तन के नियम से कहता है, अपवर्तन में बताया गया है कि जब कोई किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किस ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर। मान लीजिए कोई किरण है और यह एक अभिलंब है, तो वह किरण जो आएगी तो इधर झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर यही किरण अगर जाएगी सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया भी गया है, देख सकते हैं। कहता है तीसरा सवाल, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग को याद करना होगा। अब अगला सवाल है, देखते हैं क्या है। और अगला सवाल दिया गया है, 4 नंबर सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो किसी भी बिंब का अगर वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है उत्तल लेंस में तो उसको लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है 5 नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो देखिए, दृष्टिपटल कहलाता है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल यानी इसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, रेटिना पर बनता है। इस प्रकार से अगला सवाल है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू का मान क्या होता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तन के जो नियम है द्वितीय उसमें कहता है कि साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है, आप लोग को याद करना होगा। साइन आई बटा साइन आर, ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 7 नंबर सवाल क्या कहता है? तो 7 नंबर सवाल कहता है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन होता है? तो देखिए, किसी भी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है कि मात्रक विहीन होता है? तो देखिए, किसी भी लेंस का आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है, क्योंकि इसका अनुपात जो होता है वो कट जाता है, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह मात्रक विहीन होता है। ठीक है, तो 8वां सवाल है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो जब तारे टिमटिमाना रात को टिमटिमाते हैं तो वह प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ये अपवर्तित होते हैं
प्रकाश तो वह टिमटिमाता हुआ नजर आता है। और 9 नंबर सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसमें उपयुक्त सभी पर होगा, क्योंकि किसी भी चालक जो है उसका प्रतिरोध जो है उसके लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसमें जो आंसर है सबसे उपयुक्त सभी पर, तो हमारा आंसर सभी पर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 10 निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? कौन जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ओमीटर का प्रयोग होता है, आमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर सवाल कहता है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में प्रतिरोध का गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन गलनांक बहुत कम होता है, क्योंकि जब भी धारा का मान बढ़ जाता है तो वह तार जो होता है फ्यूज तार गल जाता है गलनांक कम होने के कारण, लेकिन वह प्रतिरोध बहुत ज़्यादा सहता है। ठीक है, तो अगला सवाल है 13 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। ये 4 पदार्थ दिया गया है, इसमें बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें देखिए पीतल, पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। 14 नंबर सवाल कह रहा है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो देखिए, किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये जो परिनालिका बनाई जाती है लपेट कर तार के ऊपर, तो इसका बिंदुओं पर समान होता है, सभी बिंदुओं पर इसके चुंबकीय क्षेत्र। 15 नंबर सवाल कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो खोज इसका किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ओस्टरडे। ठीक है, तो इसमें अगला सवाल है क्या, आइए देखते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सुचालक पूछ रहा है, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। तो बहुत ही अच्छा सा इसका जवाब है कि आयोडीन, ग्रेफाइट जो है अच्छा सुचालक है। यह अधातु है, एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, तैलीय कागज होता है, जो तेल लगा कागज होता है वह क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो तेल लगा कागज होता है वह पारभाषक होता है, क्योंकि उससे प्रकाश की मात्रा का कुछ ही अंश पार कर पाता है। 18 नंबर सवाल कहता है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो सूर्य जो है किसके कारण, माने किस घटना के कारण 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो देखिए, इसमें वायुमंडलीय जो अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण ही सूर्य जो है हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगते हैं। अगला 19 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। 20 नंबर सवाल कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? निर्वात की अपेक्षा समान होती है। ठीक है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, तो इसमें क्या होती है? समान होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो समान होती है दोनों में। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस के जो मुख्य फोकस है उसकी संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। तो देखिए, अब अगला सवाल क्या कह रहा है आगे,
22 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक इसमें से कौन है? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो सबसे अच्छा चालक है विद्युत का चांदी। आप लोग को याद करना है, चांदी सर्वोत्तम चालक है। चांदी के बाद तांबा आता है। ये चांदी और तांबा दोनों अच्छा चालक हैं, जिसमें चांदी सर्वोत्तम चालक माना जाता है। तो 23 नंबर सवाल कहता है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क जो सेल होता है, सूखा सेल यानी सूखा जो बैटरी होती है, उसमें एक तांबा का होता है, कार्बन का होता है, जस्ता का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसमें कार्बन का होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का। 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल में जो मान होता है वह 0.24 कैलोरी 0.24 कैलोरी होता है। अगला नंबर सवाल है 25। देखिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? जो फिलामेंट होता है बल्ब का, जो जलता है वो फिलामेंट लाल रंग का, तो वह किस का बना होता है? तो देखिए तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। तो वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, या जल्दी गलता नहीं है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तक। ठीक है। तो 26 नंबर सवाल है, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रिओस्टेट का उद्देश्य होता है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, वृद्धि करना या कमी करना। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो अगला सवाल है 28 नंबर कि Na4SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस रिएक्शन है BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? जो ये अभिक्रिया है किस प्रकार की है बताना है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती दिया है मिस्टेक से, Na2SO4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसको सुधार दे रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें क्या है, ये जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन है, क्योंकि देखिए इसमें से सोडियम सल्फेट Na2SO4 में से Na2 विस्थापित हो रहा है और BaCl2 में से Ba विस्थापित हो रहा है, और दोनों कौन अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ये द्विविस्थापन हो गया, दोनों में से विस्थापित हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। 29 नंबर सवाल है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? जो अम्लीय वर्षा है उसके जल का pH मान 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से कम होना चाहिए pH मान अम्लीय वर्षा का। अब देखिए 30 नंबर सवाल कहता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? तो ये यौगिक का नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब अगला सवाल है 31 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? जो अपच है, अपच का उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक क्या करते हैं, एनाल्जेसिक क्या करते हैं, एंटासिड क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक क्या करते हैं? तो आप लोगों को मालूम है एंटासिड जब अपच हो जाए, पेट में अम्ल बन जाती है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा बन जाता है, तो एंटासिड यानी क्षार का उपयोग हम लोग करते हैं उस अम्ल को ख़त्म करने के लिए पेट में। ठीक है, अगला सवाल है 32, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो होता है मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है,
33 नंबर सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक जो अम्ल है टमाटर, संतरा, सिरका, इमली, इसमें से किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है 34 नंबर, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम है? तो संगमरमर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। तो देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। किसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। ठीक है। 35 नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं? जो आधुनिक आवर्त श्रेणी है वह परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर है कि परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, घनत्व के? तो ये परमाणु संख्या के आधार पर है। किसके आधार पर है? परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या का है। ठीक है। अब 36 नंबर सवाल आता है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनता है? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनता है। क्या बनता है? त्रिआबंध। नाइट्रोजन के जो परमाणु होता है उसके बीच कौन सा बंध बनता है? तो त्रिआबंध बनता है इस प्रकार से। ठीक है। और त्रिआबंध बनता है, ठीक, नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से अगला सवाल है उसको देखते हैं कि कौन सा सवाल है अगला। तो अगला 37 नंबर सवाल कहता है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? तो कार्बन के जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 6। कितना होता है? 6। तो किसी भी तत्व के परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो कार्बन के 6 था तो पहली कक्षा में 2 चला गया तो शेष क्या बचा? 4। तो यानी कि उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो अंतिम कक्षा में कितना हो गया? 4। यानी कि 4 हमारा आंसर होगा। जंगरोधी स्टील 38 नंबर सवाल कर रहा है कि जंगरोधी स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जंगरोधी स्टील जो है एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन सी। ठीक। 39 नंबर कहता है सवाल कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो यौगिक को कहते हैं हम सजातीय श्रेणी, जिसकी आणविक सूत्र और संरचना विभिन्न संरचना वाले होते हैं, अलग अलग संरचना वाले, तो वे कहलाते हैं सजातीय श्रेणी। अब अगला सवाल क्या कह रहा है? 40 नंबर देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है। परमाणु संख्या के अनुसार मेंडलीव ने जो अपना आवर्त नियम था, आवर्त सारणी था, उसको सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है। अगला 41 नंबर सवाल कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? जो आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ है उसको हम लोग समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ऑप्शन में से हम लोग समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर सवाल कहता है अम्ल राज्य में सांद्र एवं HCl, सांद्र HNO3, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोजन नाइट्रेट जो है का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो होता है 3:1। 3:1 होता है। ठीक। अगला सवाल है 43 नंबर, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें से कौन से एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसमें जो अमोनिया है, ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। सी, अमोनिया। 44 नंबर सवाल है बुझा हुआ चूना है। इसमें बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताना है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। Ca होगा यहाँ पर, सॉरी गलती दिया है CO, यहाँ Ca होगा।
CaOH का होल ट्राइस, ठीक है। CaO एक कली चुना हुआ है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। 45 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl, देखिए NaCl यह लवण है। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, भस्म है। Na3CO3 ये सब क्या है, भस्म है। तो इसमें NaCl जो है B, यह एक लवण है, साधारण नमक इसे भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कौन है? सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। तो जो बॉक्साइट है जस्ता का अयस्क नहीं है, इसमें है जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का जिंक ब्लेड है। जिंक माने जस्ता भी होता है, इसमें दिया भी है जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर सी दे दिया है, बी यानी बी जिंक ब्लेड क्या होगा, जस्ता का अयस्क होगा। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। और अगला सवाल है 47, सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। इसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है। उपधातु है, जैसे कि सौर पैनल में, सौर सेल में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल 48 है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो जो है एल्कोहल उसमें उपस्थित नहीं होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला सवाल है कि मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। जो मिथेनोइक अम्ल है उसका सामान्य नाम क्या है? तो मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल। क्या नाम है? फार्मिक अम्ल, जो कि इसको चींटी में के डंक में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सोना की परमाणु संख्या, सोना का जो संकेत होता है AU, इसको लैटिन भाषा में अर्जेंटम भी बोलते हैं। अर्जेंटम से ही इसको ऑरम बोलते हैं। सोना को लैटिन भाषा में ऑरम बोलते हैं। तो इसका परमाणु संख्या होता है 79, 79। कितना होता है? 79। 51 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो देखिए इसमें अवक्षेपण जो है क्या है, ऑक्सीकरण नहीं होती है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना ये सभी ऑक्सीकरण है, ठीक है। अब अगला सवाल है 52 नंबर, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन? एसिटिक अम्ल। 53 नंबर सवाल है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप कौन है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें सभी। तो देखिए कार्बन के ये तीनों अपरूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। बंक मिस्टर फ्लोरीन ने इसका खोज किया था, इसीलिए इसका नाम फ्लोरीन पड़ गया है तीसरा। तो फ्लोरीन, ये तीनों ये कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। तो 54 नंबर सवाल है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एक अणुसूत्र होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग समावयवी कहते हैं, समावयवी कहते हैं, ठीक है। अब अगला 55 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन जैव मात्र ऊर्जा सूत्र का उदाहरण नहीं है? जैव मात्र ऊर्जा सूत्र का उदाहरण नहीं है तो लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा है वह जो है जैव मात्र ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये तीनों है, ठीक है। 56 नंबर सवाल है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? जो अमीबा होता है उसमें जो अलैंगिक जनन होता है किस विधि के द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा जो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और नया नया जीव बन जाता है, ठीक है। 57 नंबर सवाल है छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? रसांकुर, यहाँ रसांकुर देख लिया है, रसांकुर का क्या कार्य है? तो जो रसांकुर होता है उसका काम होता है अवशोषण करना। क्या करना होता है? अवशोषण करना। अगला 58 नंबर सवाल कहता है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जिकाय में, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका द्रव्य में होती है। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में। 59 नंबर सवाल है पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पादप में जो अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। 60 नंबर सवाल कहता है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जो पौधा होता है उसमें जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। जाइलम ऊतक के द्वारा जल परिवहन के लिए है। फ्लोएम
जो है खाद्य पदार्थों का संचालन करता है। ठीक है, अब 60 नंबर सवाल कह रहा है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिवहन जो तंत्र है वह पाया जाता है किसमें, बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में। तो इसमें होगा तितली। और तिलचट्टा में भी होता है, तिलचट्टा में भी, तिलचट्टा होता है उसमें होता है। देखिए 62 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। कोई कौन सा इसमें जो पदार्थ है जो पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। टैनिन, रेजिन, लैटेक्स, ये तीनों उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन स्टार्च उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, जो पादप उत्सर्जन नहीं करता है इसका। देखिए 63 नंबर सवाल है इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसमें यकृत, हमारा लीवर अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो अगला सवाल है 64 नंबर, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। यानी फल पकाने वाला जो रसायन है, जो हार्मोन है, कौन है। तो फल पकाने वाला रसायन हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी होती है तो हमें मधुमेह, इसको डायबिटीज़ बोलते हैं, इसको चिनिया रोग बोलते हैं। ठीक है, इसको शुगर बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, अगला सवाल है 66 नंबर, इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। जो इष्ट होता है उसमें अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन पाई जाती है। कौन सी होती है, मुकुलन। अगला सवाल 67 नंबर है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। मानव में निषेचन की क्रिया होती है कहाँ, फैलियोपियन नलिका में। फैलियोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं। अनुवांशिकता के पिता को ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसमें मेंडल लिखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ए होगा। ठीक है, 69 नंबर सवाल है जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, सबका दाता सूर्य है। ठीक है, अगला 70 नंबर सवाल है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। डार्विन सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। 71 नंबर सवाल है कि कौन सा संवहन ऊतक है। तो जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों संवहन ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। 72 नंबर सवाल कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ जो है विसरण के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है। अगला सवाल 73 नंबर है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, यानी कि हमारा लीवर है। शरीर 74 नंबर सवाल कर रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन। जो शरीर का संतुलन बनाने में हमारा काम करता है वह सेरिबेलम है। क्या है, सेरिबेलम। 75 नंबर सवाल कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन जो कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए बी दोनों, इसलिए हमारा आंसर होगा ए बी दोनों। अगला 76 नंबर सवाल कर रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। जो मानव का हृदय है उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ। रक्त क्या है, रक्त एक ऊतक है। क्या है, ऊतक है। ठीक है, 78 सवाल है जीन शब्द किसने प्रस्तुत की। तो जीन शब्द का प्रस्तावना जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने। ठीक है, अगला 79 नंबर सवाल है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। जो नर युग्मक है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो नर युग्मक में 23 गुणसूत्र की संख्या होती है, लेकिन यह जोड़ा में होता है 23, यानी कि 46 होता है। गुण कितनी होती है, 46। उन ओजोन परत पाई जाती है। यह युग्मक जोड़ा में पूरा मिलाकर 46 हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, इस प्रकार से हम 80 सवालों को हल किए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।